चंदनपुर के आसमान का रंग शाम होते होते गीली राख जैसा हो गया था। घने बादल नीचे तक उतर आए थे। वो दिन की बची खुची रोशनी को भी निगल रहे थे और बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे किसी बड़े तूफान से पहले आती है। दूर कहीं बादल यूं गरज रहे थे जैसे कोई बूढ़ा आदमी गला साफ कर रहा हो। श्याम अपनी पुरानी लकड़ी की रेडी को चौराहे की तरफ धकेलता जा रहा था। हर मोड़ पर एक पहिया चरचराहट के साथ विरोध जताता। इस साल वो पहिया 3 बार ठीक करवा चुका था, फिर भी शिकायत करना नहीं छोड़ता था। श्याम के पास इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं था। यह रेडी रस्सियों, जंग और जिद के सहारे टिकी हुई ही उसका पूरा कारोबार थी। इस पर वो 3 गांवों में सबसे बढ़िया वड़ा पाव बनाता था। कुरकुरे सुनहरे बटाटा वड़े नरम पाव में भरे हुए और लहसुन की चटनी से सने हुए जो पहला निवाला लेते ही लोगों की आंखें बंद करवा देती थी। उसका घर भी रेडी की तरह कुछ ठीक ही था। छत पुरानी टिन की चादरों की बनी थी जो ठीक 4 जगह से टपकती थी और हर मानसून में श्याम और उसकी पत्नी कविता उन चारों जगहों को ठीक करते रहते थे। भगवान, आज रात मत बरसना। अगर एक भी प्लेट बिकने से पहले बारिश हो गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। घर में चावल भी लगभग खत्म है। कविता तो शायद अभी से सोच रही होगी कि आज की कमाई से क्या पकाएगी। अभी उसने अपनी रेडी चौराहे पर लगाई ही थी कि तिरपाल पर पहली मोटी बूंद गिरी। कुछ ही मिनटों में यह बारिश नहीं रही, पानी की दीवार बन गई। सड़क के किनारे दुकानों के शटर एक के बाद एक गिरने लगे। लोग भागकर छाया ढूंढने लगे। श्याम तेजी से हरकत में आया। उसने रेडी के नीचे से एक फटी हुई पन्नी निकाली और अपने वड़ों और पांव के ऊपर डाल दी। खुद के बारे में सोचने से पहले अपने सामान को बचाया। वो वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह भीगा हुआ, बस अपने माल को सूखा रखने की फिक्र में। तभी 2 गलियां दूर रहने वाला पड़ोसी भगवान दास छाता तिरछा किए हुए तेज कदमों से वहां से गुजरा। अरे श्याम, इस पागलपन भरी बारिश में यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? इस मौसम में कौन बाहर निकलकर वड़ा पाव खाएगा? घर जाओ भाई, बुखार चढ़ जाएगा। भगवान दास भाई, गरीब आदमी को बुखार से ज्यादा खाली पेट का डर लगता है। आज 1 रुपया भी नहीं कमाया। अगर खाली हाथ घर गया तो कविता को क्या मुंह दिखाऊंगा। बारिश और तेज हो गई। श्याम कोने के एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पानी की बौछारों को देखता रहा और एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ चुभा जो बारिश की बूंद नहीं थी। रात के 8 बज चुके थे। तेज बारिश अब धीमी बूंदा बांदी में बदल गई थी। सड़क सुनसान थी, बस टूटे नालों से टपकते पानी की आवाज थी। श्याम हार मान चुका था। वो अपना तिरपाल समेट ही रहा था, अपनी रेडी लेकर हारे हुए मन से घर जाने की तैयारी में। तभी एक बड़ी सी एसयूवी कीचड़ उछालती हुई आई और ठीक उसके सामने आकर रुक गई। एक सूट बूट वाला आदमी बारिश से बचते हुए उतरा। भैया, कुछ गर्मा गर्म बचा है क्या? हम शहर जा रहे थे लेकिन आगे हाईवे पर पानी भर गया है। बहुत भूख लगी है। साहब, सब कुछ तैयार है, बस पाँव गर्म करने में 2 मिनट लगेंगे। बैठिए, अभी लाता हूँ। जल्दी करो भाई, जल्दी। इस ठंड में कुछ गर्म मिल जाए तो जान में जान आ जाएगी। श्याम का मुरझाया हुआ चेहरा यूं चमक उठा जैसे दिए में लौ आ गई हो। उसने चूल्हा जलाया और तवे पर पिघलते मक्खन की खुशबू गीली हवा में फैल गई। उसने वड़ों को मसल कर बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम बनाया। पाव को घी में सेक कर दोनों तरफ से सुनहरा लाल किया और चटनी की एक चम्मच के साथ प्लेट सजाई। लीजिए साहब, गर्मा गर्म। उस आदमी ने एक निवाला लिया और चबाना भूल गया। वाह भाई, ये कैसा स्वाद है। शहर के 5 सितारा होटलों में खाया है मैंने, लेकिन ऐसा वड़ा पाव कहीं नहीं मिला। तुमने तो कमाल कर दिया। आओ सब लोग उतरो, आप ये छकना ही पड़ेगा। सब लोग एक के बाद एक प्लेट मंगवाकर ऐसे खाने लगे जैसे कई दिनों से भूखे हों। पैसे देने का समय आया तो उस आदमी ने बिल की रकम के साथ 500 का एक नोट भी श्याम की हथेली में रख दिया। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो छुट्टे भी नहीं। रख लो भाई। इस बार जैसे मौसम में तुमने हमें गर्म खाना खिलाया, एक छोटा सा धन्यवाद समझो। भगवान भला करे। एसयूवी वहां से चली गई, टायर गीली सड़क पर फिसलते हुए। श्याम ने नोट को अपने माथे से लगाया और आंखें बंद करके उस भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने भी उसकी सुनी थी।
वो अपनी रेडी लेकर इतनी तेजी से घर की तरफ भागा कि उसकी चप्पलें जमीन पर मुश्किल से टिकी। उस रात के लिए वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी महसूस कर रहा था। जो उसे नहीं पता था वो ये कि पान की दुकान के पास अंधेरे में खड़ा कोई इंसान ये सारा नजारा देख रहा था। सुरेश, जो गांव की इकलौती किराने की दुकान चलाता था, उसने सब कुछ देखा था और उसके अंदर कुछ गंदा घुलने लगा था। सुरेश की दुकान सालों से बड़ी मुश्किल से चल रही थी और दूसरों की कामयाबी देखने का धैर्य उससे भी कम था। जिस आदमी के पास 1 साल पहले नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, वो एक ही रात में इतना कमा ले, ये बात उसके पेट में हजम नहीं हो रही थी। अगर ये वड़ा पाव वाला ऐसे ही पैसे कमाता रहा तो जल्द ही ये पूरे गांव में राजा की तरह घूमेगा। उसने अपने चचेरे भाई की तरफ देखा, हो जो उसके साथ ही काउंटर संभालता था। देखा तुमने, कल तक जिसके पास 2 पैसे नहीं थे, आज शहर के लोग इसकी रेडी पर ऐसे लाइन लगा रहे हैं जैसे कोई 5 सितारा रेस्टोरेंट हो। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि कोई फिर वहां खाने न जाए। अगली शाम फिर से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। श्याम अपना सामान लगा रहा था, प्याज काटते हुए खुद ही गुनगुना रहा था। तभी सुरेश अपने 3 साथियों के साथ पहुंचा, नाटकीय ढंग से हवा सूंघने का नाटक करते हुए। छी छी श्याम, ये कैसी बदबू आ रही है तेरी रेडी से? क्या सड़ी हुई सब्जियां डाल रहा है? पहले शहर वालों को ठगा, अब बाकी सबको बीमार करने का इरादा है क्या? सुरेश भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कविता आज सुबह ही मंडी से ताजे आलू और प्याज लाई है। मैं हर दिन अपनी रेडी खुद साफ करता हूं, आपको पता है। चुप रह, सबको दिख रहा है तू पूरे हफ्ते गंदे बारिश के पानी में तल रहा है। सुनो सब लोग, श्याम का वड़ा पाव खाया तो पेट खराब होना पक्का है। कल रात जो शहर वाले खाकर गए थे, सुना है उनकी तबीयत बिगड़ गई। रेडी की तरफ बढ़ रहे कुछ ग्राहक वहीं रुक गए। सुरेश की आवाज दूर तक गई और गांव में अफवाह बारिश से भी तेज फैलती है। श्याम सफाई देता रहा, लेकिन नुकसान हो चुका था। लोग बुदबुदाते हुए पीछे हटने लगे और घर की तरफ चले गए। अगले 2 घंटे तक श्याम अपनी खाली रेडी के पास बैठा रहा। उसका दिल भारी था, ये सोचकर कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसे ये सब झेलना पड़ रहा था। सुरेश दूर खड़ा हाथ बांधे मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक कल वाली वही एसयूवी फिर से सड़क पर लौटती दिखी। इस बार वो आदमी अपनी पत्नी के साथ उतरा, दोनों मुस्कुराते हुए। नमस्ते भाई, हम आज खास तौर पर शहर से यहां तक तुम्हारा वड़ा पाव खाने आए हैं। मेरी पत्नी को कल का स्वाद इतना पसंद आया कि उसने आज रात खाना बनाने से ही मना कर दिया। साहब, यहाँ लोग कह रहे हैं कि मेरा खाना खाकर कल सबकी तबीयत खराब हो गई थी। वो आदमी जोर से हंस पड़ा। ये बकवास कौन फैला रहा है? हम तो कल रात से पहले से भी ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो आज सुबह ही तुम्हारी रेडी की फोटो अपने ऑफिस के ग्रुप में डाली थी। देखो, पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो सब मेरे साथी हैं। सुरेश का चेहरा दूर से ये देखकर पीला पड़ गया। एक के बाद एक कई गाड़ियां वहां रुकने लगीं। श्याम फुर्ती से काम में जुट गया और जल्द ही मक्खन और मसालों की ऐसी खुशबू फैली कि जो गांव वाले कुछ घंटे पहले सुरेश की बातों में आ गए थे, वो भी अपनी भूख नहीं रोक पाए। गांव के एक बुजुर्ग शर्मिंदा से चेहरे के साथ रेडी के पास आए। बेटा श्याम, हमें माफ कर दो, हम सुरेश की बातों में आ गए थे। हमें भी एक एक प्लेट दे दो, इस खुशबू ने तो भूख जगा दी। उस रात श्याम की सारी रेडी खाली हो गई। सुरेश शर्म के मारे वहां से खिसक गया, इससे पहले कि कोई उसकी आंखों में देखे। श्याम ने उस रात सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए थे, उसने चुपचाप सुरेश की पूरी साजिश को भी नाकाम कर दिया था। श्याम की रेडी की बात अब गांव से बाहर भी फैलने लगी थी। हर शाम चौराहे पर उसका चूल्हा जलने से पहले ही छोटी भीड़ जमा हो जाती थी। कविता भी घर पर उसकी मदद करने लगी और दोनों मिलकर नए मसाले तैयार करते जो वड़ों को और भी लाजवाब बना देते। लेकिन श्याम के सपने अब उसकी टूटी फूटी रेडी से बड़े हो चुके थे। एक रात घर लौटने पर उसने देखा कि कविता छत से टपकते पानी को रोकने के लिए स्टील के बर्तन रख रही थी। उस रात दोनों सो नहीं पाए क्योंकि गद्दा पहले ही भीग चुका था। उसी रात श्याम ने
एक बड़ा फैसला लिया। कब तक हम इस टपकती छत के नीचे रातें गुजारेंगे? भगवान की कृपा से अब हमारे पास थोड़े पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ रेडी छोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूं। दुकान के लिए बहुत पैसे लगेंगे श्याम, और चौराहे के पास कोई दुकान मिलना भी आसान नहीं है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर एक पक्की दुकान मिल गई तो बारिश में भी हमारा काम बंद नहीं होगा और लोग आराम से बैठकर खा सकेंगे। मैं कल ही सरपंच जी से बात करूंगा। अगले दिन श्याम सरपंच जी के पास गया, जो महीनों से उसकी मेहनत को दूर से देखते आए थे। सरपंच जी ने उसे चौराहे के पास एक पुरानी टूटी फूटी दुकान किराए पर दिलाने में मदद की। श्याम ने दिन रात एक करके उसकी सफाई की, रंग रोगन किया, जब तक वो किसी भूले हुए गोदाम की जगह एक असली छोटे ढाबे जैसी नहीं दिखने लगी। उसने उसका नाम रखा, श्याम वड़ा पाव कॉर्नर। उद्घाटन के दिन श्याम ने पूरे गांव को न्योता दिया और सब कुछ के बावजूद उसने सुरेश को भी बुलाने का फैसला किया, ये सोचकर कि पुराने जख्म भर सके। वो खुद सुरेश की दुकान पर गया। सुरेश भाई, आज मेरी छोटी सी दुकान का उद्घाटन है, जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। बड़ा आया दुकान खोलने वाला, 2 अमीर ग्राहक क्या रुके, तू खुद को राजा समझने लगा। जा, मैं तेरी सड़ी हुई दुकान पर नहीं आने वाला। श्याम भारी मन से वापस लौट आया, लेकिन शाम होते होते नई दुकान पर रौनक छा गई। यात्री, गांव वाले, बच्चे सब बड़े चाव से वड़ा पाव खा रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुरेश के पैसों पर बुलाए गए कुछ आवारा लड़के दुकान के अंदर घुसे और शोर मचाने लगे। एक लड़के ने जानबूझकर एक प्लेट गिरा दी। अरे ये कैसा वड़ा पाव है? इसमें तो कंकड़ पत्थर हैं। हमें बीमार करने का इरादा है क्या? श्याम सन्न रह गया। उसे पता था कि उसने बेसन खुद छाना था, उसमें कंकड़ आ ही नहीं सकते थे। लेकिन वो लड़के दुकान का सामान इधर उधर फेंकने लगे, पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तभी भीड़ में से एक तीखी आवाज गूंजी, रुको, ये कैसी बदतमीजी है? सबने मुड़कर देखा। रघुबीर सिंह, गांव के नए हेड कांस्टेबल, सादे कपड़ों में अपनी पत्नी के साथ बैठे शांति से वड़ा पाव खाने आए थे। उन्हें देखते ही सुरेश के भेजे लड़के घबरा गए। रघुबीर सिंह ने कंकड़ वाली प्लेट उठाकर ध्यान से देखी। तुम कह रहे हो इसमें कंकड़ हैं? इन कंकड़ों पर तो मसाला भी नहीं लगा है, ये तो ऊपर से बाद में डाले गए लगते हैं। सच सच बताओ, यहाँ हंगामा करने के लिए तुम्हें किसने भेजा है? वो साहब, सुरेश भैया ने भेजा था। उन्होंने कहा था श्याम की दुकान चलने नहीं देनी। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। सबको समझ आ गया, श्याम बेकसूर था। रघुबीर सिंह ने लड़कों को डांट कर भगा दिया, फिर श्याम की तरफ मुड़े। डरो मत श्याम भाई, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से यहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चलो, अब हमारे लिए 2 बढ़िया प्लेट लगाओ, बहुत भूख लगी है। श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाई और फिर से काम में लग गया। उस दिन के बाद गांव वालों का भरोसा श्याम पर और भी मजबूत हो गया और उसका काम दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। दूसरी तरफ सुरेश की जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अगर ये वड़ा पाव बेचकर अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने भी अपनी दुकान के बाहर वड़ा पाव का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। देख, श्याम ताजी सब्जियां और महंगा मक्खन इस्तेमाल करता है, इसीलिए उसकी बचत कम होती है। हम मंडी से सस्ती थोड़ी बासी सब्जियां लाएंगे, मक्खन की जगह सस्ता डालडा घी डालेंगे और स्वाद के लिए ज्यादा मिर्च डाल देंगे। किसी को फर्क नहीं पता चलेगा। सुरेश ने दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन उसका इरादा सिर्फ पैसा कमाना था, लोगों की सेवा करना नहीं। शुरुआत में कुछ लोग कम दाम के लालच में उसके पास गए, लेकिन 2 ही दिन में असर दिखने लगा। एक दिन गांव का एक आदमी पेट पकड़े सुरेश की दुकान पर पहुंचा। सुरेश, ये क्या खिला दिया तुमने? कल रात से पूरे घर का पेट खराब है, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे सुरेश की पोल खुलने लगी। जो लोग सस्ते के लालच में उसकी दुकान पर गए थे, सबकी तबीयत बिगड़ गई थी। शिकायत पंचायत तक पहुंच गई। सरपंच जी ने सुरेश पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान कुछ हफ्तों के लिए बंद करवा दी। आखिरकार लालच ने उसे अपनी सजा दे दी। सुरेश का धंधा चौपट हो गया और गांव में उसकी बदनामी हो गई। जबकि दूसरी तरफ
श्याम की दुकान और मजबूत होती गई। लोग अब पड़ोसी गांवों से भी उसका वड़ा पाव चखने आने लगे थे। और इस सब के बीच श्याम का दिल आज भी उतना ही साफ था जितना उस पहली बारिश वाली रात को था। आखिरकार श्याम की छोटी सी दुकान भी भीड़ के लिए छोटी पड़ने लगी। शहर के एक अखबार में उसकी कहानी छप गई। कैसे गरीब रेडी वाले ने सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। इस खबर के बाद शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन श्याम से मिलने आया। श्याम भाई, आपके वड़ा पाव में जो स्वाद है वैसा मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। मैं चाहता हूं कि हाईवे पर मिलकर एक बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट खोले। जगह और पैसा मेरा, हुनर आपका। साहब, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं। डर लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं संभाल पाओगे? तुमने बारिश और कीचड़ में सालों रेडी चलाई है। ये तो छत के नीचे का काम है। भगवान ने ये मौका दिया है, इसे मत छोड़ो। श्याम मान गया। कुछ ही महीनों में हाईवे पर एक शानदार रेस्टोरेंट तैयार हो गया जिसका नाम रखा गया श्याम वड़ा पाव हाउस। अब श्याम के पास काम करने के लिए कई लोग थे, लेकिन वो आज भी खुद खड़े होकर मसाले तैयार करता ताकि स्वाद कभी न बदले। श्याम अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसने गांव में अपने लिए एक पक्का सुंदर घर बनवा लिया था जिसकी छत कभी नहीं टपकती थी। एक दिन अपने पुराने गांव के चौराहे से गुजरते हुए उसने देखा कि सुरेश अपनी दुकान के बाहर बेहद उदास बैठा है। काउंटर पर धूल जमी थी और सुरेश खुद बहुत कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। श्याम उसके पास गया। सुरेश भाई, राम राम, कैसे हो? श्याम, तुम यहाँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी दुकान बर्बाद करने की कोशिश की। देखो आज किस्मत ने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया। मेरी दुकान बिकने की कगार पर है और मेरे पास कोई काम नहीं बचा। पुरानी बातें भूल जाओ सुरेश भाई। इंसान गलतियों का पुतला है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर चाहो तो मेरे नए रेस्टोरेंट में स्टोर मैनेजर का काम संभाल सकते हो। मुझे किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। तुम सच में महान हो श्याम। मैंने तुम्हें गिराना चाहा और तुम मुझे सहारा दे रहे हो। मैं वादा करता हूं अब कभी लालच नहीं करूंगा, पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। श्याम ने सुरेश को गले लगा लिया। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। कैसे गरीब वड़ा पाव वाले ने न सिर्फ गरीबी को हराया बल्कि अपने दुश्मन को भी अपनी अच्छाई से जीत लिया। श्याम की कहानी हमें यही सिखाती है, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे पक्के हों तो कामयाबी जरूर मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।